Assalamu alaikum. Now let's begin with the new chapter, which is viruses and prions. Viruses are the smallest living creature known. They are capable to destroy normal living cell, and they are capable to transmit many several diseases. But they are categorized between the bottle. They are categorized on the borderline between living and non-living things. That's why the debate बिगिंस बहुत इस पे बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है ये कि वायरसेस लिविंग है या नॉन लिविंग थिंग है। लिविंग थिंग इनको इस बेसिस पे कहते हैं दे आर केपेबल टू रेप्लिकेट, दे आर केपेबल टू transmit any disease, but they are capable to replicate by the host cell. तो इस वजह से इनको नॉन लिविंग थिंग भी कहते हैं, क्योंकि ये इटसेल्फ रेप्लिकेट होने के केपेबल नहीं होते। उनमें ये पैटर्न होता है कि ये होस्ट सेल से न्यूट्रिशन हासिल करके उस होस्ट सेल पे टोटली डिपेंड करके फिर रेप्लिकेट होते हैं। तो ये हम वायरसेस के बारे में चैप्टर में डिस्कस करेंगे, प्लस प्रायोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रायोन्स आर द मिसफोल्डेड प्रोटीन्स। ये वो मिसफोल्डेड प्रोटीन है जो अपना मिसफोल्डेड पैटर्न किसी नॉर्मल प्रोटीन में इम्बेड कर देते हैं, किसी नॉर्मल प्रोटीन में ट्रांसमिट कर देते हैं, और फिर डीजेनरेटिव प्रॉपर्टीज आ जाती है और उसके बाद डिजीज जो है वो अकर होती है। तो यहाँ हम ये डिस्कस करेंगे कि वायरसेस के क्या पैटर्न है, कितने टाइप्स के वायरसेस हैं, क्या क्लासिफिकेशन है, क्या स्ट्रक्चर होता है, उसके साथ साथ ये कैसे रेप्लिकेट करते हैं, कैसे होस्ट सेल पे डिपेंड करते हैं और कौन कौन सी डिजीजेस कॉज करते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले स्टार्टिंग में आई विल डिस्कस द सर्च ऑफ वायरस। वायरस को कैसे कैसे सर्च किया गया और वायरसेस को कैसे जो है वो इन्वेस्टिगेट किया गया। सबसे पहले 1884 में लुइस पास्चर वाज द साइंटिस्ट। लुइस पास्चर वाज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट। उसने ये इवेलुएट किया कि रेबीज वाज कॉज्ड बाय अ वायरस। रेबीज कॉज्ड बाय अ वायरस मींस कि वायरस को किसी रेबीज को कोई, और जो रेबीज का पॉजिटिव एजेंट था वो ना तो कोई बैक्टीरिया है, ना ही वो कोई प्रोटोजोआ है, ना ही कोई वो एक्सटर्नल पैरासाइट है, वो कोई वायरस है। वायरस उस वक्त नाम उसने पहली दफा जो है वो यूज करा था, और ये वायरस उसने ये आइडेंटिफाई किया था कि कोई लिविंग क्रिएचर्स हैं कि जो बैक्टीरिया से भी स्मॉल है, उनका साइज बैक्टीरिया से भी छोटा है। दे आर नॉट विजिबल इन सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप। तो ये कौन से वायरस, ये कौन से ऑर्गेनिज्म है, ये दीज आर कॉल्ड वायरसेस जो कॉज कर रहे हैं रेबीज। तो रेबीज को कॉज करने वाला पॉजिटिव एजेंट उसने ना बैक्टीरिया कहा, ना कोई और इन्फेक्शियस एजेंट कहा, उसने कहा वायरसेस हैं कि जो रेबीज को कॉज कर रहे हैं, रेबीज कॉज्ड बाय अ वायरस। तो 1884 में ये उसने पोस्टुलेट्स दी रेबीज डिजीज के बारे में। तो लुइस पास्चर की इन्वेस्टिगेशंस को मजीद आगे बढ़ाया गया, लेकिन उसमें कोई फ्रूटफुल आउटकम्स नजर नहीं आए। फिर 1890s में मेनेस्काई एंड बिचरिंग ने टोबैको मोसैक वायरस को इवेलुएट किया, जिसकी टोबैको प्लांट में डिजीज कॉज कर रहा था। टोबैको प्लांट में जो डिजीज थी तो वो कॉज किस वजह से हो रही थी, वो टोबैको मोसैक वायरस की वजह से। तो पहला वायरस जो आइडेंटिफाई एक्चुअली में हुआ था वो 1890s में हुआ था। तो 1884 के बाद कुछ थोड़ा ही अरसा गुजरा तो 1890s में टोबैको मोसैक वायरस जो पहला आइडेंटिफाइड रिपोर्टेड वायरस है वो टोबैको मोसैक वायरस है। लेकिन इवेलुएट सबसे पहले लुइस पास्चर ने किया था कि वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाया था एक्चुअल वायरस को, वो देख नहीं पाया, लेकिन उसने एज्यूम किया था कि कोई बॉडीज हैं कि जो कोई स्ट्रक्चर्स हैं, कोई ऑर्गेनिज्म है कि जो बैक्टीरिया से भी छोटे हैं और वो कॉज कर रहे हैं रेबीज डिजीज। तो 1890s के बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशंस होते गए टोबैको मोसैक वायरस के बाद। वायरसेस के हवाले से इन्वेस्टिगेशंस हुई और बायोलॉजी एक डिसिप्लिन के तौर पे, बायोलॉजी एक स्टडी के तौर पे सामने आई। तो वायरसेस के बारे में जो 1930s में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आइडेंटिफाई हुआ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन के बाद जितने भी माइक्रोस्कोप थे वो सारे लाइट माइक्रोस्कोप थे। जब तक लाइट माइक्रोस्कोप माइक्रोबायोलॉजिस्ट के पास, साइंटिस्ट के पास थे, तो वो
आसानी से बैक्टीरिया को, प्रोटोजोआ को, दूसरे और फंजाई को, दूसरे और इन्फेक्शियस एजेंट को आइडेंटिफाई करने के केपेबल थे, उनका स्टडी करने के केपेबल थे, लेकिन वायरसेस के बारे में कोई स्टडी नहीं हो पाई थी। कोशिश के बावजूद भी लाइट माइक्रोस्कोप केपेबल नहीं था, उसकी इतनी रेंज नहीं थी कि वो फोकस कर सके, वो मैग्नीफाई कर सके वायरसेस को। तो वायरस की मैग्निफिकेशन के बाद वायरोलॉजी एक स्टडी पूरी सामने आई, जिसने वायरसेस के खिलाफ, वायरसेस के अकॉर्डिंग जितने भी टाइप्स थी, शेप्स थे, जो जो केमिकल कॉम्पोजिशन थी, वायरसेस के स्ट्रक्चर में कौन कौन सी कॉम्पोजिशन हैं, और वायरसेस के स्ट्रक्चर्स कितने टाइप्स के हैं, क्या शेप है, साइजेस हैं, कितने टाइप्स के वायरसेस हैं, जो एनवेलप्ड है, नॉन एनवेलप्ड है, कैप्सिड बेयरिंग है, नॉन कैप्सिड बेयरिंग है। कैप्सिड तो कॉमन सब वायरसेस में होता है, लेकिन कुछ होंगे जो एनवेलप के साथ होंगे, कुछ स्पाइस के साथ होंगे। तो ये स्टडी कब सामने आई, ये स्टडी कब हुई कि जब वायरोलॉजी एक डिसिप्लिन के तौर पे, एक मल्टी फेसेटेड डिसिप्लिन के तौर पे सामने आई 1950s में। और 1950s में वो कब आई, 20 साल बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इन्वेस्टिगेशन की। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में वो सारे स्मॉलेस्ट क्रिएचर्स लाइक वायरसेस स्टडी हुए कि जो हमें लाइट माइक्रोस्कोप से फैसिलिटेट नहीं हो पा रहे थे, लाइट माइक्रोस्कोप से जिनको हम स्टडी नहीं कर पा रहे थे। नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक है उस पर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, आपके पास आ जाए फाउंडेशंस ऑफ वायरोलॉजी। अच्छा, वायरोलॉजी की फाउंडेशंस, वायरोलॉजी की फाउंडेशन किन बेसिस पे की गई, वायरसेस। किसी लेमैन को भी वायरस के बारे में पता है। अगर आप किसी लेमैन से भी पूछेंगे वायरस क्या होता है, तो उसको पता होगा कि वायरस ऐसे बॉडीज होती हैं कि जो डिजीज कॉज करती हैं। वायरसेस आर डेडली, वायरसेस आर फैटल समवॉट, एंड वायरसेस ऐसा है कि जो आपके लिविंग सिस्टम को खराब कर रही हैं। तो लेमैन को भी वायरस के बारे में थोड़ी बहुत तो सुना होगा, नो हाँ होगी कि वायरसेस होते हैं और जो हमें बीमार कर देते हैं, जो हमें इन्फेक्शन क्रिएट कर देते हैं। तो वायरसेस, जैसे कि आपकी टेक्नोलॉजी की, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की लैंग्वेज में भी वायरसेस हैं। क्यों? क्योंकि वो नॉर्मल सिस्टम को खराब कर रहे हैं, नॉर्मल सिस्टम से हटके वो डेविएट कर रहे हैं, उसको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो भी आपकी टेक्नोलॉजी में भी वायरसेस अप्लाई हो रहे हैं, इनकी वो टर्म अप्लाई हो रही है। अच्छा, तो नई जो वायरसेस जितने भी डेवलप हो रहे हैं, जितने आने वाले वक्तों में मजीद डेवलप होंगे, तो ये क्यों इनकी मींस इनकी डेवलपमेंट क्यों इतनी ज्यादा हुई, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से जो है वो हम फैसिलिटेट होते चले गए। जितनी ज्यादा हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी यूज करी, उतनी ज्यादा हमें इन नॉर्मल रूटीन से हट के हमने ऐसे लिविंग क्रिएचर्स कि जो बैक्टीरिया, जो कि फंजाई, जो कि प्रोटोजोआ से कहीं ज्यादा छोटे हैं, और वो लिविंग क्रिएचर्स कुछ ऐसी डिजीज कॉज करने के केपेबल हैं जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है, और जिनके लिए हमें ट्रीटमेंट और जिनके लिए हमें प्रॉपर मैनेजमेंट प्लान रिक्वायर्ड है। जब तक हम उन ऑर्गेनिज्म को देखेंगे नहीं, जब तक हम उनके डिजीज पैटर्न को स्टडी नहीं करेंगे, जब तक हम उनके जो है वो कॉम्पोजिशन को नहीं देखेंगे, तो उनका हमें किलिंग पैटर्न या उनका जो किलिंग मैकेनिज्म है वो हम प्रॉपर आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे। तो नॉन लिविंग एजेंट्स that infect all life forms, फेजिस है और एनिमल वायरसेस है। फेजिस यानी कि वो वायरसेस जैसे बैक्टीरियोफेज वायरस यहाँ डायग्राम में दिया हुआ है, जो कि डिजीज कॉज करता है इन बैक्टीरिया। उसके अलावा एनिमल वायरसेस भी हैं जो एनिमल डिजीज कॉज करते हैं। वायरल कल्टीवेशन डिफर्स फ्रॉम बैक्टीरियल कल्टीवेशन। जैसे हम बैक्टीरिया को कल्टीवेट करते हैं, कल्टीवेट मीन्स जैसे हम मीडिया में ग्रो करते हैं आसानी से, लैब में हम बैक्टीरिया को ग्रो कर लेते हैं, वायरस को इस तरीके से कल्टीवेट या ग्रो हम नहीं कर सकते। 1500 अभी तक नोन वायरसेस मौजूद हैं। इन द वर्ल्ड देयर आर 1500 नोन वायरसेस इन्वेस्टिगेटेड। अभी तक 1500 वायरसेस को इन्वेस्टिगेट किया गया है, 1500 नोन वायरसेस मौजूद है, लेकिन एक एस्टिमेट के मुताबिक मोर देन अप्रोक्सीमेट more than 4 lakhs viruses are exist in this world। 4 लाख या शायद उससे भी कहीं ज्यादा वायरसेस मौजूद हैं इस वक्त, लेकिन अभी तक 1500 आइडेंटिफाई हुए हैं। वो भी क्यों हुए कि जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो है वो डिस्कवर हुई। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की इन्वेंशन के बाद, एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, EM मींस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी अलाउड फॉर विजुअलाइजेशन ऑफ वायरस। तो जब तक हमें वायरसेस को हम विजुअलाइज नहीं कर सकते थे, तब तक हमें
वायरस के बारे में कोई मालूमात नहीं थी। हमें कब इसके बारे में इंफॉर्मेशन होने लगी गैदर्स, कब नए नए वायरसेस हमें आइडेंटिफाई होने लगी, कि जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की इन्वेंशन हुई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है कॉम्प्लिकेट कॉम्प्लेक्स वायरस जो कि बैक्टीरियोफेज वायरस है। इसका हेड है, उसके अलावा कॉलर है, कोर है, कोर मींस इंटरनल पार्ट, हेलिकल शीट है, और टेल पिन्स है, स्पाइक्स जिनको आप कहते हैं टेल पिन्स या स्पाइक, और एक रीजनल बेस प्लेट है। तो ये कॉम्प्लिकेट स्ट्रक्चर है वायरस का, एक कॉम्प्लेक्स वायरस की टाइप है जो कि बैक्टीरियोफेज वायरस है। अभी हम मजीद क्लासिफिकेशन को स्टडी करेंगे और देखेंगे कितने टाइप्स के वायरसेस और मौजूद हैं। जनरल कैरेक्टर क्या है वायरसेस के? वायरसेस आर obligate intracellular parasite. They are love to be in the host cell. They are exist in the host cell. They are love to gain nutrition from the host cell, and they are replicate by these nutrition. वो replicate होते हैं इन nutrition को gain करके, और इन replication क्या होती है? host cell से जो nutrition हासिल होती है, तो उससे फिर वो replicate होते हैं। फिल्टरेबल, दे आर इजीली फिल्टरेबल, आप आसानी से उनको फिल्टर कर लेंगे। क्यों? जब फिल्ट्रेशन के थ्रू आप ये चाहते हैं कि जितने भी इम्प्योरिटीज हैं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, फर्स्ट करें एक सोल्यूशन है मेरे पास और मुझे इसमें इसको स्टेराइल करना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं अगर उसको फिल्टर करना चाहूँ कि फिल्टर मीडियम से थ्रू माइक्रोन फिल्टर्स होंगे, बहुत ऐसे वो फिल्टर्स होंगे कि आपको लगेगा व्हाइट शीट है, लेकिन उसमें माइक्रोस्कोपिक साइज के पार्टिकल्स मौजूद होंगे, होल्स मौजूद होंगे। आप बैक्टीरिया को रिटेन आउट कर लेंगे उन फिल्टर से, आप फंजाई को रिटेन आउट कर लेंगे, आप प्रोटोजोआ को रिटेन आउट कर लेंगे, इवन आप बैक्टीरियल स्पोर्स को भी उन फिल्टर्स के थ्रू क्लियर कर लेंगे। लेकिन सम वायरसेस आर in small enough they can easily pass through these filters. तो उन माइक्रोन साइज के, सब माइक्रोन साइज के जो फिल्टर्स होंगे उनमें से भी वो पास हो जाएंगे वायरसेस। क्यों? दे आर बियॉन्ड सब माइक्रोस, नैनो माइक्रोमीटर साइज तक होता है वायरसेस का, तो आसानी से वो उन फिल्टर मीडियम से पास हो जाएंगे। लैटिन वर्ड है, लैटिन में पॉइजन को वायरस कहते हैं। वायरसेस के पास या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है। दे कंटेन ईदर डीएनए और आरएनए, नॉट बोथ। कभी भी दोनों नहीं होंगे, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। जैसे यूकैरियोट्स होते हैं या दूसरे लिविंग क्रिएचर्स होंगे, उनमें डीएनए और आरएनए भी होते हैं, दोनों मौजूद होते हैं। क्यों? डीएनए काम करता है फॉर द रेप्लिकेशन, और जो है वो आरएनए काम करता है फॉर ट्रांसमिट द मैसेज। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वायरस के पास या तो डीएनए होगा, या तो वो डीएनए वायरस कहलाएगा, या तो वो आरएनए वायरस कहलाएगा, नॉट बोथ, दोनों मौजूद नहीं होंगे। उसके अलावा प्रोटीन कोट होगा, कैप्सिड, आउटर कवरिंग होगी, मेड ऑफ सब यूनिट्स कैप्स्यूमर, सब यूनिट्स प्रोटीन के ही सब यूनिट होंगे कैप्सोमर्स, उनसे बन के एक प्रोटीन कोट बनेगा जिसको आप कैप्सिड कहेंगे, जिसके वेरियस शेप्स होते हैं जो हम आगे स्टडी करेंगे। वेरियस शेप्स आर प्रेजेंट ऑफ कैप्सिड। कैप्सिड क्या है? आपके न्यूक्लिक मटेरियल को या तो डीएनए या तो आरएनए को एक कवर प्रोटेक्ट कर रहा होगा, वो कवर या कोट कहलाया जाएगा कैप्सिड। अच्छा, अब ये कैप्सिड को भी फर्दर कवर कर रहा होता है एक एनवेलप। एनवेलप जिनमें मौजूद होता है वो वायरस कहलाए जाते हैं एनवेलप्ड वायरस। जिनमें वो एनवेलप मौजूद नहीं होता, वो फर्दर प्रोटेक्टिव कोट जो कैप्सिड को भी कवर कर रहा होता है, वो एनवेलप अगर मौजूद नहीं है तो वो नेकेड या नॉन एनवेलप्ड वायरस कहलाए जाते हैं। कुछ वायरसेस में स्पाइक्स भी मौजूद होती हैं। सम वायरसेस हैव स्पाइक्स। वो स्पाइक्स किसकी बनी होती हैं? तो वो कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती हैं या वो प्रोटीन्स की बनी होती हैं। स्पाइक्स आर हेल्पफुल। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे डिफरेंट शेप्स बताए गए हैं, डिफरेंट शेप्स है वायरसेस के, वो भी हम आगे स्टडी करेंगे। जैसे कुछ वायरसेस हैं वो राउंड शेप के हैं, कुछ आपको इलोंगेटेड या रॉड शेप के नजर आ रहे हैं, कुछ ऐसे हैं स्पाइरल टाइप के। तो इनमें स्पाइक्स भी मौजूद होंगी। कुछ स्पाइक्स होंगी कि जो प्रोटीन से बनी होंगी, एंड सम स्पाइक्स आर मेड फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट्स। These spikes are used for the attachment with the host cell. स्पाइक्स मौजूद होंगी तो वो फैसिलिटेट करेंगी अटैचमेंट, अच्छी अटैचमेंट होगी उन वायरसेस की के होस्ट सेल के साथ, के जिनके पास स्पाइक्स मौजूद होंगे। These spikes are sticky in nature and they can easily adhere with the host cells.
मोस्ट वायरसेस आर टिश्यू स्पेसिफिक. टिश्यू स्पेसिफिक मीन्स जिस टिश्यू की किलिंग के लिए वो बने हैं या जिस टिश्यू को वो किल करेंगे वो सिर्फ उसी टिश्यू को किल करेंगे. जैसे कि लिवर को डैमेज करने वाले वायरसेस, जैसे कि हेपेटाइटिस कॉज करने वाले जो वायरसेस हैं, तो वो सिर्फ हेपेटो किलिंग करेंगे, हेपेटिक सेल की किलिंग करेंगे, वो किसी और सेल की किलिंग नहीं करेंगे. तो ये टिश्यू स्पेसिफिसिटी वायरसेस में मौजूद होती है मोस्टली इन मोस्ट केसेस. होस्ट रेंज इज डिटरमाइंड बाय द स्पेसिफिक होस्ट अटैचमेंट साइज. होस्ट की भी अपनी रेंज होगी, वो कैसे डिटरमाइन होगी? स्पेसिफिक होस्ट अटैचमेंट साइट्स एंड सेलुलर फैक्टर्स. कुछ अटैचमेंट साइट्स होंगी जो फैसिलिटेट करेंगी वायरस को, जैसे कि लिवर है, किडनीज है, वहां पे अटैचमेंट साइट मींस अच्छे सेलुलर फैक्टर्स मिलेंगे वायरसेस को कि अडहेयर हो सके वो स्पाइक के साथ या अपने एनवेलप या कैप्सिड के साथ. तो होस्ट की अपनी अपनी रेंज है. स्किन पे अमूमन स्किन वॉश होती रहती है, स्किन पे डेड सेल्स की लेयर मौजूद होती रहती है, तो अटैचमेंट इतनी अच्छी नहीं हो पाती. तो होस्ट की भी अपनी रेंज होती है कि कुछ सेल्स होस्ट के कुछ टिश्यूज या कुछ एरियाज साइट के कुछ बॉडी साइट्स ऐसी होंगी कि जो अटैचमेंट को फैसिलिटेट करेंगी और कुछ बॉडी साइट्स ऐसी होंगी जो इतनी अटैचमेंट वायरस को प्रोवाइड नहीं कर सकेंगी. ठीक है, फिर फर्दर प्रोसीड करते हैं. इस डायग्राम को आप देखें. एक मिनट. इस डायग्राम को देखिए. वायरसेस के डिफरेंट शेप और साइज बताया गया. ये आपके पास नीचे दिया गया है ई कोलाई. ये देखिए, ये ई कोलाई बैक्टीरिया की एग्जांपल दी गई है और ये रेड कलर का ह्यूमन रेड ब्लड सेल है. ह्यूमन रेड ब्लड सेल की आप डायमीटर देखें 10,000 नैनोमीटर इन डायमीटर. उसके बाद 3000 बाय 1000 नैनोमीटर डायमीटर है आपका ई कोलाई बैक्टीरिया का. अब इस ई कोलाई की रेंज देखें, इस ई कोलाई का साइज देखिए, अपने आरबीसीज का साइज देखिए और इन डिफरेंट वायरसेस का साइज देखिए. ये वायरस देखिए, पोलियो वायरस ओनली 30 नैनोमीटर, बैक्टीरियोफेज वायरस 24 नैनोमीटर, प्रायोन 200 टू 20 nanometer, 30 nanometer rhinovirus, bacteriophage virus 225. They are so small, many times smaller than bacteria and so many times smaller than your red blood cells. Rabies virus, ये देखिए, bacteriophage virus के अलावा rhinovirus only 30 nanometer. इबोला वायरस थोड़ा सा बड़ा है, somewhat 970 नैनोमीटर, करीब करीब है ई कोलाई के, लेकिन इसकी जो स्ट्रक्चर है ये टोटली डिफरेंट है. तो वायरसेस एज कंपेयर्ड विद योर रेड ब्लड सेल, एज कंपेयर्ड विद नॉर्मल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन योर गट विच इज ई कोलाई, उसके मुकाबले में अगर आप ये देखें तो वायरसेस की जो डायमीटर है, वायरसेस का वो साइज है, वो कई गुना छोटा है. तो वायरसेस आर small, so small that we cannot see in light microscope. We need only electron microscope to see these viruses. Different shapes है viruses के. polyhedral इनको कहेंगे. polyhedral means having different heads, different corners of head, having different shapes, having different symmetry. तो पॉलीहेड्रल जो है वो वायरसेस को कहेंगे. Tuberculosis virus, they are elongated virus. Measles virus, having capsid and then having envelope and then having spikes. They contain spikes. Measles virus. इसके अलावा हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस जो कॉज करता है हर्पीस, उसमें भी स्पाइक्स मौजूद है, एनवेलप मौजूद है. These are envelope virus. Measles virus envelope virus है, herpes virus envelope virus है. उसके अलावा जो पोलियो वायरस आप देखें, दिस इज नॉन एनवेलप वायरस एंड ओनली कैप्सिड इज प्रेजेंट. ये कैप्सिड है. पार्वो वायरस में भी सिर्फ कैप्सिड मौजूद है, कोई एनवेलप मौजूद नहीं है.
सम वायरसेस ये हेलिकल शेप वायरसेस है, इनको हेलिकल वायरस कहेंगे, इनका हेलिकल शेप है, रेबीज का, टोबैको मॉसक का और मीजल्स वायरस का. herpes simplex, parvovirus, poliovirus आर एक्सोहेड्रल वायरसेस, जो इनकी शेप है डायमंड शेप, इसको कहेंगे आप इकोसाहेड्रल वायरसेस. Bacteriophage viruses are the category of complex virus having a complex structure. Smallpox virus भी बहुत complex structure है और bacteriophage भी complex structure है, having helical sheet, having a cone, having spikes और tail pins. तो ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसको किसी भी एक सिमेट्री में आप डिवाइड नहीं कर सकेंगे. तो बैक्टीरियोफेज वायरसेस एंड स्मॉल पॉक्स वायरसेस are the example of complex virus. They do not contain as such cellular structure, they do not contain any protein. तो वायरल स्ट्रक्चर हम अब स्टडी करेंगे कि वायरस के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं. वायरस बेयर नो रिजेम्बलेंस टू एनी सेल, any prokaryotic cell or any eukaryotic cell. They lack protein synthesizing machinery. कोई प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होता, कोई सेल वॉल नहीं होती, कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता, ना थिकोइक एसिड है, ना आपके फॉस्फोलिपिड्स हैं, ना कोई प्रोटीन है. सिर्फ इनमें न्यूक्लिक एसिड है, कवर कर रहा है उसको कैप्सिड, और बहुत हो गया तो कवर कर रहा है उसको एनवेलप या स्पाइक्स मौजूद हैं. अदरवाइज उसमें कोई प्रोटीन सिंथेसाइजिंग, कोई रिजेम्बलेंस नहीं है सेल से. उसके अलावा वायरसेस ओनली take advantage from their host. They only take part to invade the host, to cause disease, to damage the cells of host and to control the immune system of host. Okay, तो वो immune system को control करेंगे, वो आपकी invasion में means disease causing में participate करेंगे, वो host cell से nutrition लेके उस पे ग्रो करना शुरू हो जाएंगे, रेप्लिकेट करना शुरू हो जाएंगे, लेकिन उनमें कोई इट्स सेल्फ प्रोटीन सिंथेसाइजिंग या इट्स सेल्फ कोई कैपेबिलिटी नहीं होगी टू रेप्लिकेट. ओके, तो वायरसेस में आपके या तो आपका वायरसेस के पार्टिकल, एक वायरस पार्टिकल को आप डिवाइड करना चाहें तो मेजरली दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. एक तो होगा उसका कवरिंग, ऊपर की कवरिंग, एक होगा सेंट्रल कोर. सेंट्रल कोर मतलब उसका इनर साइट. इनर साइट में अमूमन आपके न्यूक्लियर मटेरियल मौजूद होता है, और कवरिंग जो होगी वो कैप्सिड होगी या एनवेलप होगी. तो कवरिंग की दो टाइप्स आ गई, कैप्सिड होगा या एनवेलप मौजूद होगा. कैप्सिड मस्ट बी प्रेजेंट इन एनी वायरस. कोई भी वायरस हो उसमें लाजमी कैप्सिड मौजूद होगा. कैप्सिड इज अ मस्ट. लेकिन एनवेलप में प्रेजेंट और में नॉट बी प्रेजेंट. एनवेलप मौजूद है तो फर्दर वो कैप्सिड को एक और कवरिंग दे रहा है. कैप्सिड कवर कर रहा है डीएनए और आरएनए को, और कैप्सिड को फिर फर्दर कवर कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है एनवेलप. एनवेलप मौजूद है, वायरसेस आर कॉल्ड एनवेलप वायरस. अगर एनवेलप मौजूद नहीं है, वायरसेस आर कॉल्ड नॉन एनवेलप्ड वायरस या नेकेड वायरस. उसके बाद सेंट्रल कोर में क्या मौजूद होता है? सेंट्रल कोर में न्यूक्लिक एसिड होता है, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा. नॉट बोथ, नेवर बोथ, इधर डीएनए और आरएनए. मैट्रिक्स प्रोटीन या एंजाइम्स कुछ मौजूद होंगे, सारे वायरसेस में नहीं, कुछ वायरसेस में कुछ एंजाइम्स मौजूद होंगे, कुछ मैट्रिसेस मौजूद होंगे जो कि फर्दर उसको हेल्प करेंगे टू इन्वेड या टू कॉज डिजीज फ्रॉम द होस्ट. Now the general structure of viruses. तो जनरल स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कैप्सिड को. Capsids are the structures that cover the न्यूक्लियर मटेरियल. न्यूक्लियर मटेरियल को सबसे पहले कवर कर रहे होंगे कैप्सिड. ये है न्यूक्लिक एसिड, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा. उसको फर्दर कवरिंग प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोवाइड की गई है इन द फॉर्म ऑफ कैप्सिड. कैप्सिड उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है. फर्स्ट प्रोटेक्शन आपकी कैप्सिड के थ्रू हो रही है. उसके बाद फर्दर ये सर्कुलर एनवेलप मौजूद है, एंड देन अटैचमेंट फैसिलिटेट करने के लिए स्पाइक्स मौजूद हैं ऑल अराउंड द
स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस। एनवेलप वायरस होंगे तो इनमें एनवेलप मौजूद होगा, नेकेड वायरस होंगे तो सिर्फ न्यूक्लियो कैप्सिड मौजूद होगा। न्यूक्लियो कैप्सिड मीन न्यूक्लिक एसिड प्लस कैप्सिड इज कॉल्ड न्यूक्लियो कैप्सिड। ठीक है, तो अगर मैं वर्ड यूज करूं या आप कहीं पढ़े व्हाट इज न्यूक्लियो कैप्सिड, तो न्यूक्लियो कैप्सिड इज द स्ट्रक्चर विच इज कंसिस्ट ऑन ओनली न्यूक्लिक एसिड एंड कैप्सिड। तो ये नेकेड वायरस है या नॉन एनवेलप्ड वायरस है। तो जनरली ऑल वायरसेस हैव कैप्सिड, सब वायरसेस के पास कैप्सिड मौजूद होगा, प्रोटीन कोड को एनक्लोज कर रहा होगा, कवर कर रहा होगा और प्रोटेक्ट कर रहा होगा। टुगेदर nucleic acid and capsid is called nucleocapsid. Some viruses have external covering, extracellular covering होगी in the form of envelope, और जो envelope को लैक करेंगे, जिनके पास envelope नहीं होगा, they are called non-enveloped or naked virus. Each capsid is made up of identical proteins. सब यूनिट से बने होते हैं प्रोटीन सब यूनिट, कैप्स्यूमर्स बनके एक बड़ा कैप्सिड बनाना होता है। डिफरेंट कैप्स्यूमर्स सब यूनाइट होंगे और बनके मिलके एक साथ एक कैप्सिड बना रहे होंगे। ठीक है, तो उसके अलावा जर्नल स्ट्रक्चर वायरसेस में आप ये देखिए कैप्सिड मौजूद है, ये बैक्टीरियोफेज की एग्जांपल दी गई है, डीएनए मौजूद है, और यहाँ पे आप देखिए टोबैको मोसेक वायरस में क्या आरएनए मौजूद है, दिस इज आरएनए वायरस एंड देन सेवरल प्रोटीन एंजाइम्स आर प्रेजेंट। एनवेलप प्रोटीन मौजूद है, एनवेलप प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ स्पाइक्स मौजूद है, डिफरेंट प्रोटीन्स स्पाइक्स की फॉर्म में यहाँ पे एक साथ हेलिकल इसकी जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है उसमें एक साथ एम्बेड हुए हुए के बाद ये सेंटर में एंजाइम्स मौजूद है और आरएनए मौजूद है। ये एचआईवी वायरस है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो एचआईवी इज आरएनए वायरस having enzymes, having capsid, having envelope and having spike. So this is a more powerful in as compared with those they lack envelope. Envelope होना वायरस को और फैटल बनाता है और डिजीज कॉजिंग मजीद पैथोजेनिक बनाता है, उसकी डिजीज कॉजिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाता है। उसको किल करना मुश्किल होगा अगर उसमें एनवेलप या स्पाइक्स मौजूद है, क्योंकि फर्दर न्यूक्लिक एसिड कवर हो रहा है एनवेलप से, कैप्सिड से एंड देन एनवेलप से। ठीक है, तो ये जितना स्ट्रक्चर इसका कॉम्प्लिकेट होगा